हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लव एंड प्रॉमिसेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विभूषण बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो गया। वांग जी ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वो विभूषण को लेकर अपने घर जाता है। विभूषण बेहोश था पर वो ठंड से काँप रहा था। वांग जी जब उसके फोरहेड को टच करता है तो उसे पता चलता है कि विभूषण को बुखार हो गया था। उसे यूँ काँपते हुए देखकर वांग जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय विभूषण के साथ उस ब्लैंकेट में लेटने के। वांग जी के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि विभूषण की नेकेड बॉडी बार बार उससे रब हो रही थी। उसे विभूषण की बॉडी पर अनगिनत चोटों के निशान दिखते हैं जिन्हें देखकर वांग जी को अपने दिल में बहुत दर्द होता है। आखिरकार विभूषण ऐसा क्या काम करता था जिसकी वजह से उसे इतनी सारी चोटें लगी थीं और इतने सारे घाव मिले थे। वांग जी विभूषण के सीने के ऊपर एक चोट का जो निशान था उस पर किस करता है। उसे बहुत रोना आ रहा था। वांग जी विभूषण के साथ प्यार करना चाहता था पर कैसे। विभूषण तो उसे तभी वांग जी बेड से उठकर जाने लगता है क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स उसके दिल दिमाग पर हावी होती जा रही थी। तभी जब वो विभूषण को कांपते हुए देखता है तो वो एक बार फिर से उसी ब्लैंकेट में लेट जाता है। वांग जी ने टॉवल पहन रखी थी। तभी विभूषण उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। बेहोशी में उसके मुंह से धीरे धीरे एक नाम निकल रहा था, शिजे शिजे। वांग जी चौंक जाता है और सोचता है ये किसका नाम है जो मिस्टर विभूषण ले रहे हैं। तभी उसकी नज़र विभूषण की आंखों पर जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। वांग जी धीरे से अपने हाथ से उसकी आंखों को टच करता है जिनमें शायद आंसू बहे थे। विभूषण अपना चेहरा वांग जी के गले के पास रख कर अपने नोज़ को वांग जी के गले से रब करने लगता है। वांग जी देखकर चौंक जाता है और वो विभूषण से अलग होने की कोशिश करता है पर तभी विभूषण कहता है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। वांग जी प्यार से विभूषण के चेहरे को केयरस करता है। विभूषण का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था पर जब वांग जी ने उसके फोरहेड को अपने हाथ से धीरे से रब किया तो विभूषण शांत हो गया। वांग जी को 10 साल पहले वाला विभूषण याद आता है जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था और टेंशन फ्री रहता था। तभी उसे कांच का वो प्यारा सा शो पीस याद आता है जो कि विभूषण ने वांग जी को उसके बर्थडे पर दिया था। जब वांग जी के फादर ने उस शो पीस को देखा तो उन्होंने उसे वांग जी से छीनने की कोशिश करी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शो पीस महंगा था और उसे बेचकर उन्हें अपने अल्कोहल के लिए पैसे मिल जाएंगे। पर वांग जी ने वो शो पीस अपने फादर को नहीं लेने दिया। गुस्से में आकर मिस्टर लैन शिंगहेंग ने वांग जी को ज़मीन पर धक्का दे दिया। वो शो पीस ज़मीन से टकराकर टूट गया और उससे वांग जी के चेस्ट पर चोट लग गई जिसका निशान आज तक वांग जी के सीने पर था। जब इस बारे में विभूषण को पता चला तो मिस्टर लैन पर उसे बहुत गुस्सा आया। तभी वांग जी विभूषण के चेहरे की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है आपको पता है आज भी वो शो पीस मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। वो बात और है कि वो टुकड़ों में है। तभी अचानक से विभूषण के शरीर में हलचल सी होती है जिसके कारण लान वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विभूषण उसे ऐसे देखे। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। कुछ देर बाद वांग जी को भी नींद आ गई। वो और विभूषण एक ही ब्लैंकेट में लेटे हुए थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी आपस में रब हो रही थी। लगभग 2 घंटे बाद विभूषण की आँख खुली। अब उसका फीवर कम हो गया था पर वो बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। तभी विभूषण को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है। उसे तो बस इतना ही याद था कि बारिश बहुत हो रही थी, बहुत तेज़ थी और वो लान वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया था और उसके आगे क्या हुआ उसका विभूषण को कुछ भी याद नहीं था। विभूषण जब अपनी नज़रें ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि वो लान वांग जी की बाहों में लेटा हुआ था और वो दोनों ही नेकेड थे। विभूषण का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया ये सोचकर कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो वो बेड पर लेटा हुआ था और वो भी लान वांग जी के साथ बिना कपड़ों के। क्या उनके बीच में कुछ हुआ था। तभी अचानक से लान वांग जी की भी आँख खुल गई। वो देखता है कि विभूषण बेड पर बैठा हुआ था।
वांग जी धीरे से बेड से उठकर जाने लगता है और बोलता है, वे वुशियान, मिस्टर वे वुशियान, डोंट वरी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप फिक्र करो। आपको तेज़ फीवर था और आप ठंड से काँप रहे थे। मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश करी कि आप दवा खा लीजिए, पर तभी वे वुशियान हंसता है और कहता है, हे स्टूडेंट, डोंट वरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़िज़िकल इंटीमेसी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वांग जी के कदम चलते चलते अचानक से रुक गए। वो तभी विभूषण की तरफ मुड़ा और तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। विभूषण की हंसी गायब हो गई थी लान वांग जी के चेहरे और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर। वो कहता है, स्टूडेंट, क्या तुम मेरे क्लॉथ्स ला कर दोगे? मुझे अपने घर के लिए वापस निकलना है। तभी अचानक से वांग जी विभूषण को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विभूषण को समझ पाता तब तक वांग जी उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उसके उस किस में प्यार से ज़्यादा गुस्सा दिख रहा था। विभूषण सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसने कपड़े नहीं पहने थे और उसका और वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से रब हो रहा था। तभी विभूषण वांग जी को अपने से दूर पुश करने की कोशिश करता है, पर तभी वांग जी उसके हाथ को कसकर अपने हाथ से पकड़ लेता है। वांग जी अपनी टंग को विभूषण के माउथ में स्लाइड कर देता है और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। तभी वो विभूषण के नेक पर आकर उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है। विभूषण कहता है, लान वांग जी, ये तुम। तभी वांग जी की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें विभूषण के गाल पर और उसके सीने पर आकर गिरती हैं। वांग जी बिना कुछ बोले ही विभूषण को किस करना रोक देता है और उठकर दूसरे कमरे में जाता है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। क्या विभूषण और भी लोगों के साथ इंटीमेट हुआ था? क्या उन्होंने भी विभूषण की बॉडी को देखा होगा? वांग जी को अपने दिल में एक तेज़ दर्द महसूस होता है, पर वो अपने कोई इमोशंस विभूषण के सामने शो नहीं करना चाहता था। विभूषण बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसके फिंगर अपने होठों पर जाती है, जिससे हल्का सा ब्लड आ रहा था। वांग जी ने उसके लिप्स को अपने टीथ से बाइट कर लिया था। विभूषण हंसता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए बोलता है, हे लान वांग जी, क्या तुम पिछली लाइफ में डॉग थे जो तुमने इतनी तेज़ बाइट किया है? पर वांग जी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी विभूषण की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। वो बेड से उठने ही वाला था कि तभी उसे ध्यान आता है कि उसने तो अभी तक कपड़े पहने ही नहीं थे। ये सोचकर विभूषण उस ब्लैंकेट को ही लपेटे लपेटे अपने फ़ोन को जाकर उठाता है, पर वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, हे लान वांग जी, क्या तुम्हारे पास आईफोन का चार्जर है? तभी उसको याद आता है कि उसकी कार तो कहीं और पड़ी थी। वांग जी एक पोर्टेबल चार्जर लाकर विभूषण को देते हुए कहता है, इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। विभूषण तभी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लान वांग जी, वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम किस बहुत अच्छा करते हो। वांग जी विभूषण की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर विभूषण, क्या आपको ये शोपीस याद है? विभूषण उस टूटे हुए शोपीस को उठाता है और बहुत ध्यान से देखने लगता है। तभी वो हंसता है और कहता है, हे लान वांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें टूटे हुए टुकड़े समेटने का और उन्हें रखने का इतना ज़्यादा शौक़ है। मुझे तो टूटे हुए टुकड़े या लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं हैं। विभूषण का हर एक शब्द लान वांग जी के दिल को कांटों की चुभन से भर दे रहा था। वो कहता है, मुझे टूटे हुए टुकड़े और लोगों को समेट कर रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आज तक मैंने इस शोपीस को संभाल कर रखा है। तभी उसकी नज़र अपने घड़ी पर जाती है। उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी, बस कुछ ही टाइम बाकी था, पर उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो विभूषण को कहीं पर न जाने दे और उसे उस घर में और उसे अपने पास ही कैद कर ले। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसे लान वांग जी याद ना आ जाए। विभूषण बोलता है, हे स्टूडेंट, क्या तुमने मेरा वो केस देखा है? वांग जी बोलता है, वो सामने ड्रॉअर में रखा हुआ है, आप जाकर ले सकते हो। विभूषण उसकी आंखों के आंसुओं को नहीं देख पाया था। वो उस ड्रॉअर से वो केस निकालता है
और उसमें से वही पर्पल कलर की टैबलेट खाता है। 10 मिनट्स के बाद वांग जी वेवूशियान के कपड़ों को प्रेस करके लाता है और कहता है, मिस्टर वेवूशियान, आपके क्लॉथ्स गीले हो गए थे, इसलिए मैंने इन्हें प्रेस कर दिया है। वेवूशियान वांग जी के करीब जाता है और कहता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वांग जी एकदम से वेवूशियान का हाथ झटकता है और कहता है, हम इतना क्लोज़ नहीं हैं जो मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। तभी वेवूशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, लान वांग जी, तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया था? वांग जी वेवूशियान के इस सवाल से चौंक जाता है। क्यों किया था उसने ये सवाल? वो कुछ कहता तभी वेवूशियान का फ़ोन रिंग करने लगा। वेवूशियान फ़ोन को उठाता है। वो कॉल वेंजिंग की थी। वेंजिंग चिल्लाती है और बोलती है, वेवूशियान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम सब यहाँ कितना परेशान थे, तुम्हें पता है ना कि वेन रोहान। तभी वेवूशियान बोलता है, हे वेंजिंग, काम डाउन, मैं बस हाफ एन आवर में पहुँच रहा हूँ, ओके। वेंजिंग बोलती है, वेवूशियान, मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारी फैमिली के बारे में हमें थोड़ा सा लिंक मिला है। लेकिन तभी वेवूशियान एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, वेंजिंग, क्या क्या कहा तुमने? मेरी शिजे और जियांगशा के बारे में तुम्हें पता चला है? मैं बस अभी अभी पहुंच रहा हूं। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वांग जी वेवूशियान को इतना घबराया हुआ देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है। वेवूशियान जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और बाहर निकलने लगता है, पर अचानक से उसे तेज़ चक्कर आ जाता है। तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, आप ठीक तो हो ना? वेवूशियान को अपनी बॉडी में बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, शायद फीवर की वजह से ऐसा हुआ था। तभी वांग जी देखता है कि वेवूशियान की आंखें नम थीं, शायद वो रोया हुआ था। वेवूशियान बोलता है, लान वांग जी, क्या तुम मुझे जहाँ मेरी कार खड़ी हुई है वहाँ तक लेकर चलोगे? मुझे अर्जेंटली अभी जाना है। वांग जी कहता है, ओके। वांग जी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स की इनकम से एक बाइक परचेज़ की थी, जिसे वो कभी कभी ही यूज़ में लाता था। वो वेवूशियान को बोलता है, ठीक है। वेवूशियान ने वांग जी को उसकी कमर से टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि अभी भी उसका सिर घूम रहा था और उसे तेज़ चक्कर जैसा आ रहा था। वांग जी का मन हो रहा था कि वो वेवूशियान से पूछे कि क्या बात है, पर वेवूशियान ने अपनी चारों तरफ एक दीवार सी बना रखी थी, जिसके अंदर तक देख पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। वेवूशियान बाइक से उतरता है और कार को स्पीड में लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बहुत टेंशन में आ गया था। वो तो वेवूशियान से उसका फ़ोन नंबर तक नहीं मांग पाया। बारिश रुक चुकी थी। तभी वांग जी के फ़ोन पर उसके बॉस की कॉल आने लगती है। वांग जी जल्दी से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलता है। वेवूशियान कार को तेज़ स्पीड में चला रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है, शिजे, जियांगशा, प्लीज़ आप मेरे पास वापस आ जाइए। अब आप ही तो बच्चे हो मेरी फैमिली में। उस दिन अगर मैं ना गया होता तो। तभी वेवूशियान अपनी कार को एक सुनसान सड़क पर मोड़ देता है, जहाँ एक पुरानी बिल्डिंग जैसी थी, पर वो ज़्यादातर क्लोज्ड रहती थी। वो अपनी कार रोकता है। वहाँ पर कुछ मैन खड़े हुए थे। वो वेवूशियान को वो करते हैं, पर वेवूशियान उनकी तरफ कोई ध्यान न देकर सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही वेंचिंग, उसका भाई वेननिंग और उनके कुछ मेंस खड़े हुए थे। वहाँ पर एक आदमी भी था जिसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और वो रस्सियों से बंधा हुआ था। वेंचिंग कहती है, वेवूशियान, तुम इतनी जल्दी, तुम ठीक तो हो ना? तभी वेवूशियान उस आदमी के मुंह पर तेज़ पंच मारता है और वो एक ही बार में नहीं रुकता। वेंचिंग कहती है, वेवूशियान, प्लीज़ काम डाउन। पर वेवूशियान तो मानो वेंचिंग की बातें सुन ही नहीं रहा था। वो उस आदमी का कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोलता है, बताओ मेरी शिजे और मेरा भाई कहाँ हैं? पर वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जब वेंचिंग को लगा कि वेवूशियान उस आदमी को अब मार ही डालेगा, तो उसने ज़बरदस्ती वेवूशियान को अपनी तरफ खींचा और कहा, वेवूशियान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे मार डालोगे? वेवूशियान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वेंचिंग बोलती है,
वे वुशियन, इस पर्सन के घर पर तुम्हारी शीजे और जंगशा रेंट पर रहते थे, पर इस पर्सन की तुम्हारी शीजे पर गलत नज़र थी और इसने उनके साथ बदतमीज़ी भी करने की कोशिश करी थी, इसलिए वो दोनों घर छोड़कर चले गए। वे वुशियन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। वो कहता है, क्या मेरी शीजे कहाँ हैं? वेंचिंग, बताओ मेरी शीजे कहाँ हैं? वेंचिंग बोलती है, हमें उन दोनों की लोकेशन का पता चल गया है वे वुशियन, लेकिन अभी अगर तुम उनके पास गए तो हो सकता है कि वेनरुओ हान तुम्हारे थ्रू उन तक पहुंच जाए और फिर वही होगा जो पहले भी हो चुका है। वे वुशियन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है और बोलता है, वेंचिंग, मैं क्या करूं? अब बस वही मेरी फैमिली में बचे हैं, अगर मैं उन्हें भी नहीं बचा पाया तो। वेंचिंग वे वुशियन की पीठ को रब करते हुए कहती है, वे वुशियन, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हारी शीजे और भाई को वापस लाने का। वे वुशियन बुरी तरह से रो रहा था, उसको सही से सांस तक नहीं आ रही थी। इधर वांगजी अपनी शिफ्ट पर पहुंच चुका था, पर आज उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे बार बार वे वुशियन का वो घबराया हुआ चेहरा याद आ रहा था। तभी एक कांच का ग्लास साफ करते हुए वो ग्लास वांगजी के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, जिसे उठाने के लिए वांगजी नीचे झुका, पर तभी उसका हाथ उससे कट गया और उससे खून बहने लगा। पर ऐसा लगा मानो वांगजी को कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। वो अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालता है और उसे अपने हाथ पर बांध देता है। वांगजी बहुत हैंडसम था, पर उसके कोल्ड नेचर की वजह से कॉलेज तो क्या, वर्क प्लेस में भी कोई उसके करीब नहीं आता था। रात का 11 बज रहा था, पब क्लोज़ होने का टाइम आ गया था। लान वांगजी अपना काउंटर क्लियर करके बस निकलने ही वाला था। उसका सारा काम लगभग हो ही चुका था। तभी वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने वे वुशियन खड़ा था, वो भी किसी अननोन पर्सन के हाथ में हाथ डाले हुए। उसे बहुत दर्द हो रहा था वे वुशियन को किसी और के साथ स्माइल करते हुए देखकर। तभी वे वुशियन और वांगजी की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसा लगा मानो उस पल में सब कुछ वहीं रुक गया हो। वांगजी ने मास्क पहन रखा था, पर वे वुशियन फिर भी उसे पहचान जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, हे, तुम यहाँ भी काम करते हो? ओह सॉरी, मैं तो तुम्हें इससे मिलवाना ही भूल गया। ये है मेरा बॉयफ्रेंड रेजल। वांगजी को लगा मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर सी गई हो। क्या उसने इतने साल जो इंतज़ार किया वो यूं ही था? क्या सच में वे वुशियन को वो याद नहीं था? क्या उसका प्यार अब कभी पूरा नहीं होगा? क्या उसका वे वुशियन उसके पास कभी वापस नहीं आएगा?